हम लोग भाजपा से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप देश खतरे में का नारा देते हैं, संविधान बदलने वाला है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भैया तो फिर आप एनडीए के उम्मीदवारों को लाला के क्यों लड़ा रहे हैं हमारे अपने यहाँ से गठबंधन से। और रही बात मुसलमानों की, तो 18% हमारा वोट पूरे बिहार में है। आप हमको 2 टिकट देते हैं, यादव समाज का मात्र 14% वोट है, उनको आप 9 टिकट देने का काम करते हैं। और वहीं आप अपनी 2 बेटियों को भी चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। तो पूरे बिहार में 2 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, उसको भी 2 टिकट और लालू यादव जी की बेटी को भी 2 टिकट। तो क्या पूरे बिहार के मुसलमानों का राजनीतिक हैसियत मात्र आपकी 2 बेटी के बराबर है? सीट देने का उन्होंने वादा किया और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया हम लोग को खाली हाथ छोड़ दिया, लेकिन एक भी सीट देना गवारा नहीं समझा। सीट तो देना दूर की बात है, बातचीत तक करना पसंद नहीं किया। तो आप एक काम नहीं करना चाहते जिससे मुसलमानों को इस देश में फ़ायदा हो। सारी बातें जो है सिर्फ डराने की है, मुसलमानों को बरगलाने की है। लोकसभा चुनाव करीब है और पहला चरण का चुनाव होने वाला है। बिहार में फर्स्ट फेज में 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया लोकसभा क्षेत्र। बिहार में जात पात पर बात ना हो, जाति को लेकर के समीकरण ना बनाए जा रहे हों, जाति को लेकर के वोट बैंक ना साधे जा रहे हों, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जात पात पर ही वोटिंग कराए जाते हैं। तमाम जातियाँ हैं, आप अगर नॉन मुस्लिम में लें, मुस्लिम में लें, तो तमाम तरह की जातियां हैं जिनको समीकरण बनाने में, चुनाव में साधने में ये कोशिश तमाम की जा रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अंसारी महापंचायत एक जो पहले वजूद में आई थी, उसके बाद पार्टी बनाया उन्होंने लोकप्रिय समता पार्टी, और इस बार के चुनाव में उनका दावा है कि वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी विधानसभा चुनाव जब बिहार में हुए थे उस समय इन्होंने भी एक अलायंस बनाया था जिसमें पप्पू यादव और AIMIM और लोकप्रिय समता पार्टी का गठबंधन था। उसी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद वसीम नैयर अंसारी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्लिम पॉलिटिक्स को वो कैसे देखते हैं। बात करते हैं अंसारी की, बात करते हैं मुसलमान की, तो कहाँ देखते हैं मुसलमान को और अंसारी को इस लोकसभा चुनाव में? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि वसीम अंसारी मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं या अंसारियों की पॉलिटिक्स करते हैं? जाहिर सी बात है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों में जब कास्ट बेसिस पे देखेंगे तो मैं अंसारी कम्युनिटी से आता हूँ। तो हमारा जो पहली लड़ाई है कि जितनी मुसलमानों की आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए। दूसरी जो हमारी लड़ाई है कि मुसलमानों में भी न्याय होना चाहिए, कि जिसकी जितनी आबादी मुसलमानों के अंदर में भी है उन कास्ट को भी उतना जगह मिलना चाहिए। आप पर यह आरोप लगता है अभी लोकसभा चुनाव में कि आप जो है अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, आपका कोई जनाधार नहीं है। जब जनाधार नहीं है तो फिर इतना चर्चा क्यों है? आज पूरे बिहार में वसीम नैयर अंसारी का जो चर्चा हो रहा है इस साफ बताता है कि पूरे बिहार में हमारा जनाधार है, हमारे लोग हैं। 5 साल लगातार हम लोगों ने पूरे बिहार में काम किया है। आज लाखों कार्यकर्ता पूरे बिहार में हमारे हैं जो मजबूती के साथ हमारे पार्टी और हमारे निर्णय के साथ खड़े हैं। आपका समर्थन मांगा गया या आपने खुद जाकर के सरेंडर कर दिया एनडीए में? हमारी बातें एनडीए के कई बड़े लीडरों से हुई, जिसमें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार मांझी जी से हुई। हमारी बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अभी बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी से हुई। हमारी बात जदयू के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्री विजय चौधरी जी से हुई। और कई एनडीए घटक दलों को नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद ही हम लोगों ने एनडीए को समर्थन देने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि आपने 2020 के चुनाव में गठबंधन बनाया था, आप लोगों ने मिलकर के एक फ्रंट बनाया था जी, उसमें कहिए कि सब जमानत जब्त ही हो गया था। देखिए क्या लग रहा है आपको? उस समय वो समाज, जिस समाज से आप आते हैं वो समाज आपको एक्सेप्ट कर रहा है? उस समय हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, हमारा एक अंसारी महापंचायत संगठन था और मात्र नया 2-4 महीना पहले हमारा बना ही था। लेकिन 2-4 महीने में भी काफ़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने एक पप्पू यादव जी के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट बना था, उसको हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया था। उसमें भी कई जो हमारे अंसारी समाज के लोग या हमारे पप्पू यादव जो हमारा पीडीए जो गठबंधन में उसके उम्मीदवार जो लड़े थे,
आज वही कारण है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कई ऐसी जगह है जहां हमारे लोगों ने महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। अगर 2020 में अंसारी महापंचायत तेजस्वी यादव जी के साथ होता तो बिहार के मुख्यमंत्री होते वो। पिछली बार जब आपने बताया कि तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आए थे तो उस समय क्या बात हुई, इस बार ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? पिछले बार 2019 के चुनाव में जब हम लोग महागठबंधन का विरोध किए कि एक भी टिकट हमारे समाज को नहीं मिला, क्योंकि उस समय अंसारी महापंचायत हमारा सामाजिक संगठन था, तो वो हमारे आवाज़ पर आए, हमारी बातें हुई, उन्होंने कहा कि छोड़िए 20 में आपको उचित सम्मान देंगे। चलिए 20 का चुनाव जब नज़दीक आया, 2-3 राउंड हमारी मीटिंग हुई, सीट देने का उन्होंने वादा किया, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया हम लोग को खाली हाथ छोड़ दिया। कोई सीट पूरे बिहार में हम लोग के हाथ नहीं लगा। तब से ही हमारे समाज के लोगों ने मन बना लिया कि जो महागठबंधन है इसमें खास करके अंसारी कम्युनिटी के लिए, पसमानदा कम्युनिटी के लिए कोई जगह नहीं है, इनको सबक सिखाना है। इसी सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। गठन करने के बाद हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि एक सीट पे भी अगर हम लोग को ये देते हैं तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन एक भी सीट देना गवारा नहीं समझा। सीट तो देना दूर की बात है, बातचीत तक करना पसंद नहीं किया। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, आप जिस समाज से आते हैं उसकी भी एक बड़ी आबादी है। भले ही इस बार जनगणना में वो हुआ है 4% बता दिया गया है, तो उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जितनी भी आबादी है उसके लिहाज से अगर देखें तो सीट इस बार नहीं मिली है, उस पर भी आप सवाल खड़े करते हैं। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? आज जो हमारे लोग एनडीए में वोट देने के लिए तैयार हैं, इसका वजह भी यही है। जब किसी समाज को लगातार आप हाशिए पर रखेंगे, लगातार उनके रिप्रेजेंटेशन का हकमारी करेंगे, तो वो अपना रास्ता तलाश करेगा। आज तेजस्वी यादव जी की पार्टी और राहुल गांधी जी की पार्टी, पूरा महागठबंधन परिवार जब हमारे लोगों को कहीं कोई जगह नहीं दिया, तब पूरे बिहार के लोग बैठे। अब बैठने के बाद ये निर्णय हुआ कि जितनी ताकत हमारी होगी, जितनी हमारी सलाहियत रहेगी, वो हम महागठबंधन को हराने में लगाने का काम करेंगे। इसका वजह यही है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेशन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग भाजपा से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप देश खतरे में का नारा देते हैं, संविधान बदलने वाला है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भैया तो फिर आप एनडीए के उम्मीदवारों को लाला के क्यों लड़ा रहे हैं हमारे अपने यहाँ से गठबंधन से? आपने 24 न्यायिक पत्र जारी किया, आपने कहा मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जारी करेंगे, आपने क्यों नहीं लिखा कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट का जो सिफारिश उसको भी हम लागू करेंगे? सच्चर कमेटी के सिफारिश को जब आप लागू करेंगे तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा। तो आप एक काम नहीं करना चाहते जिससे मुसलमानों को इस देश में फ़ायदा हो। सारी बातें जो है सिर्फ डराने की है, मुसलमानों को बरगलाने की है। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जिस सीट पर समीकरण बैठाए जाते हैं, आंकड़े देखे जाते हैं, तो उस आधार पर वहाँ पर जो कैंडिडेट सूटेबल होता है उसको टिकट दिया जाता है। तो उस आधार पर उन्होंने टिकट दिया होगा। 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, उसी आधार पर दिया उन्होंने। आप जहाँ बैठे हैं मगध की बात कर लें, औरंगाबाद का सीट पे 3 लाख मुसलमानों का वोट है, उससे ज़्यादा किसी का वोट नहीं। कहाँ मुसलमान को सीट दिया? पूरे बिहार में 40 लोकसभा के सीट में 16 लोकसभा का ऐसा सीट है जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। 16, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 16 मुसलमानों की बड़ी आबादी है। तो आपने दिया कहाँ सीट? आपने मात्र मुसलमानों को 2 टिकट दिया। एक अली अशरफ फातमी साहब को दिया, वो भी कल तक जदयू में थे, उनको ला कर देने का काम किया। दूसरा टिकट जो आपने अररिया में दिया है, सरफराज साहब का टिकट काट करके शहनवाज साहब को देने का काम किया। वो तो भाई भाई में आपने लड़ाने का काम किया। और रही बात मुसलमानों की, तो 18% हमारा वोट पूरे बिहार में है। आप हमको 2 टिकट देते हैं। यादव समाज का मात्र 14% वोट है, उनको आप 9 टिकट देने का काम करते हैं। और वहीं आप अपनी 2 बेटियों को भी चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। तो पूरे बिहार में 2 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, उसको भी 2 टिकट, और लालू यादव जी की बेटी को भी 2 टिकट। तो क्या पूरे बिहार के मुसलमानों का राजनीतिक हैसियत मात्र आपकी 2 बेटी के बराबर है? तो सवाल हम क्यों नहीं करेंगे? हमारी लड़ाई रिप्रेजेंटेशन का है। आप कहते हैं कि इस बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेगा। आप तो टिकट ऐसे भी हमारा काटना शुरू कर दिए हैं। पूरे देश में महागठबंधन ने इस बार सबसे कम मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। तो आप तो ऐसे ही हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रहे हैं। तो हम वोट करेंगे भी किसके लिए? अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट बना भी दिया जाते हैं, सीट मिल जाता है, चुनाव में खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से कैंडिडेट हार जाते हैं,
तो उसकी भरपाई के लिए वो लोग ऐसा करते होंगे। आपका क्या लॉजिक? आज जहां भी मुसलमान उम्मीदवार हार रहा है उसका सिर्फ व सिर्फ जिम्मेदार लालू यादव की पार्टी के यादव समाज के लोग हैं। कैसे? हम जहां खड़े होते हैं वहां यादव समाज वोट नहीं देता है। पूरे बिहार का आप सर्वे देख लीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी हराने में वहाँ के यादव जिलाध्यक्ष जी कहा तो उन्होंने लेटर लिखा था कि यादव समाज के लोगों ने हमको हराने का काम किया। माननीय स्वर्गीय शकील अहमद खान साहब जब सरघाटी से चुनाव लड़े, हमारे गया जिला के थे, बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे महागठबंधन में, राजद में। जब वो सरघाटी चुनाव लड़ने के लिए गए वहाँ भी यादव समाज ने धोखा देने का काम किया, एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने का काम किया, शकील अहमद खान साहब को हराने का काम किया। जब आप कहते हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा, तो फिर मुसलमान चुनाव लड़ता है तो क्यों नहीं जीतता है? चूँकि आपके लोगों का नारा है कि केंद्र में लालू यादव जी का जो आदमी है, यादव समाज का जो लोग है, वो एक ही नारा देता है कि केंद्र में हमको नरेंद्र मोदी पसंद है और बिहार में तेजस्वी पसंद है। जब एक ही लोगों को नरेंद्र मोदी भी पसंद होगा और तेजस्वी यादव भी पसंद होंगे तो आप समझ लीजिए वोट का बिखराव कितना हो रहा है। आप जब विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं पूरे यादव कमेटी के लोग आपके साथ मजबूती से खड़ा रहते हैं तो आप कई सीट जीत जाते हैं। लेकिन जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो आपके कम्युनिटी का 30 से 40% वोट आपके एनडीए में शिफ्ट कर जाता है। यही वजह है कि पिछले बार आप पूरे बिहार में एक सीट नहीं जीते। आप चलिए सरकारी डाटा पे आप ध्यान दें, जो चुनावी जो डाटा है इलेक्शन कमीशन का, कि 2004 में जब राजद कांग्रेस सब एक साथ चुनाव लड़ा तो उस समय 30.7% वोट राजद को मिला और जब राजद 22 सीट जीतने का काम किया। फिर 2009 में दोनों में आपस में मनमुटाव हो गया, राजद अलग चुनाव लड़े लोजपा का साथ और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ा। तो उस समय वोट का बंटवारा हुआ, डिवीज़न हुआ, तो उस समय इनको 19.5% वोट मिला और ये 22 सीट से घट करके 4 सीट पर आ गए। फिर 2014 में जब मोदी जी का राज आया तो उस समय जब ये लोग सब लोग एक साथ मिलकर लड़े कि मोदी को हराना है, तो मोदी को हराने में 19.5% की जगह पे मात्र 20.5% ही इनका वोट आया और उस समय भी 4 सीट जीतने का काम किए। 30.7 पहले आपका आया 2004 में मिलता है, 2009 पे आप 19.5 पर आ जाते हैं, 2020 में आपको 20.5% मिलता है और जैसे 2019 के चुनाव में आप जाते हैं आपका वोट प्रतिशत घट करके मात्र 15.7% हो जाता है। जबकि मुसलमानों और यादवों का वोट एम और वाई समीकरण की सिर्फ बात करेंगे तो 18 और 14 की जब बात करेंगे तो 32% वोट मुसलमान और यादव का है। आपको कितना मिल रहा है? 15.7% मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले बार चुनाव में एक भी सीट राजद नहीं जीता। मुसलमानों पर यह आरोप लगता है कि वोट का बिखराव हो जाता है, मुसलमान एक मुश्त वोट नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। मुसलमान ही तो एक है जो वोट हमेशा एक जगह ही डालने का काम करता है। मुसलमान के राजनीति में बिखराव हो सकता है, अलग अलग लीडर अलग जगह पर हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो मुसलमान है वो 99% जो वोट है वो गठबंधन को देता है। मुसलमानों के वोट में कोई बिखराव नहीं है। बिखराव कहाँ है? यादव के वोट में है। आपका यादव समाज का वोट 30% से 40% एनडीए में शिफ्ट कर जाता, तो आप कहाँ से सीट जीतेंगे? आप तो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, आपको अपना यादव समाज नहीं संभाल रहा है। तो मतलब वही यादव समाज उनको लोकसभा चुनाव में नहीं समर्थन कर रहा है। आप खुद देखिए ना, नारा है कि केंद्र में मोदी चाहिए अब बिहार में तेजस्वी चाहिए। तो केंद्र में मोदी कौन पसंद कर रहा? पिछले बार राजद के एक भी यादव नहीं जीता लेकिन एनडीए के 5 यादव जीत गए। तो समझ लीजिए कि आपके यादव को लोग पसंद ना कर करके एनडीए के यादव जो उम्मीदवार उनको पसंद कर रहे हैं। आपने नित्यानंद राय जी जीते हुए हैं, नंद किशोर यादव जी जीते हुए हैं, आप बगल में राम कृपाल यादव जी, सब कहाँ से जीते हुए हैं? सारे के सारे लोग एनडीए से जीते हुए आदमी हैं। अभी मोदी जी भी पासमानदा मुसलमानों को लेकर के काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने और आकर्षित करने का भी काम कर रहे हैं। अभी पासमानदा समाज से आते हैं जी। तो हमने अभी आपसे पूछा था कि भाजपा को ही क्यों चुनेगा मुसलमान और क्यों चुनना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश आया कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, हम लोगों ने वेलकम किया। एक बड़ा प्रोग्राम पटना में हुआ, मैं उसमें शामिल भी रहा। मैंने कहा कि मुख्य धारा में जोड़िए, हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी देना होगा। सिर्फ कह देने से मुसलमान मुख्य धारा में नहीं जुड़ जाएगा। तो उसके लिए भी योजना बनाई जा रही। कई लीडरों से हमारी बात हुई कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। अभी संविधान बदलने की बात करके मुसलमानों को डरा रहे हैं। तो संविधान सबसे पहले किसने बदला इस देश में?
सबसे पहले ही कांग्रेसियों ने संविधान बदलने का काम किया। देश जब आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के पहले पसमानदा मुसलमानों को एससी कैटेगरी में रखा गया था। आज़ादी के बाद जब संविधान हमारा लिखाया उस समय ही पसमानदा मुसलमानों को एससी कैटेगरी में रखा गया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हुआ पसमानदा मुसलमान एससी कैटेगरी में आता था। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो पसमानदा एससी कैटेगरी में आता था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि काफ़ी संख्या में हिंदुस्तान के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कोई बुद्ध बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई इस्लाम को कबूल कर ले रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, तो उनको लगा कि आने वाले दिनों में हिंदू कम्युनिटी की आबादी कम हो जाएगी। जो आज कहते हैं ना लोग हिंदू खतरे में है, तो सबसे पहले हिंदू खतरे में का जो बात है वो जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था कि इस तरह से कन्वर्जन का रेट अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में हिंदू अल्पमत में आ जाएगा, दूसरे लोगों की संख्या बढ़ जाएगा। तो उसने आनन फानन में एक नया अध्यादेश लाया, एक नया अध्यादेश लाने का काम किया कि भाई हम अब एससी कैटेगरी का दर्जा उसी को देंगे जो दलित होगा। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट करने का काम किया और वो अमेंडमेंट ऐसा कर दिया कि आज तक मुसलमान कोई एससी कैटेगरी में नहीं आता है, ईसाई एससी कैटेगरी में नहीं आता है। अगर मुसलमान की छोटी छोटी जातियाँ एससी कैटेगरी में आज आ रहा होता तो आज हिंदुस्तान के सभी सीटों पर जो एससी कैटेगरी का सीट हम चुनाव लड़ रहे होते, आज विधानसभा में चुनाव लड़ रहे होते, आज हमारे उतने आईएएस आईपीएस बन रहे होते। तो हमको तो बनने नहीं दिया गया। तो धार्मिक प्रतिबंध लगा करके संविधान के साथ छेड़छाड़ कर करके सबसे पहले मुसलमानों को किसी ने बाहर किया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बाहर किया। आज दोबारा से जो सीएए आया जिसमें धार्मिक प्रतिबंध है कि मुसलमानों को हम सीए में रास्ता नहीं देंगे, है ना, सभी धर्म को देंगे, मुसलमानों के लोगों को हम सीए के तहत नागरिकता नहीं देंगे। तो ये पहले जवाहरलाल नेहरू कर चुके हैं कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को दलित का कैटेगरी का दर्जा देंगे, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा जो भी लोग रहेंगे उनको हम नहीं देंगे। अमेंडमेंट करके हमको बाहर कर दिया गया। संविधान तो तब से बदलना शुरू हुआ, आज थोड़ी बदला रहा है। आज अगर हमारे लोग एससी कैटेगरी में आते तो उनका विकास हो गया होता आरक्षण की वजह से। हमारे लोगों को तो आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। इस बार क्या लग रहा है, मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं? देखिए वो तो लोकतंत्र है, सभी लोग जब वोट करेंगे तो 400 का आंकड़ा पार भी होगा। और जो दिखाई दे रहा है जो लोकप्रियता है, ग्राफ तो इस बार कहा जा रहा है कि गिरेगा बीजेपी का। नहीं, हमको तो नहीं लगता है ग्राफ गिरेगा। जिस तरह से इनकी तैयारी है, जिस तरह से इनके लोग रात दिन ज़मीन पे मेहनत करते हैं, हमको नहीं लगता है कि 400 से कम सीट आएगा। चलिए आखिर में एक सवाल और ले लेते हैं कि पप्पू यादव भी अपनी पार्टी बनाए जात और जाते जाते उन्होंने विलय कर दिया। जी, अंसारी महापंचायत से लोकप्रिय समता पार्टी बनी। राजनीतिक वजूद तलाशा जा रहा है, जनाधार तलाशा जा रहा है। क्या आगे विलय कर दिया जाएगा किसी पार्टी में? विलय करना होता तो हम लोग इस बार ही कर दिए होते। हम लोग को लड़ाई लंबा लड़ना, हमारा मिशन 15 साल 20 सालों का है। धीरे 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 हम लोग को आगे बढ़ना है। अपने लोग आज नहीं कल जागेंगे और जब जागेंगे तब सवेरा होगा। सवेरा होगा तो सरकार भी हमारी होगी, नेता भी अपने लोग होंगे। वसीम नैयर अपने आप को बिहार की राजनीति में कहाँ देखते हैं? हम लोग तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष के मैदान में अपने आप को देख रहे हैं कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में बहुत संघर्ष करना होगा। 13% बिहार में पसमानदा समाज का वोट है। अगर ये जागरूक हो जाता है तो हम लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँच सकते हैं। कुर्सी पे नज़र है? एकदम नज़र रहेगा। लड़ाई उसी की लड़ी जा रही है, क्यों नज़र नहीं रहेगा। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये वसीम नैयर अंसारी हैं जो लोकप्रिय समता पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, जनाधार तलाश रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में इनकी जनाधार कितनी मजबूत होती है और इनका भविष्य क्या होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।